हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इन केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सिंपल जो डायरेक्ट स्पीच होती है या फिर इंटेरोगेटिव जब डायरेक्ट स्पीच होती है उसको जो है इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है तो फिर हमें जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें हो सकता है कोई इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई विश हो सकती है, कोई कमांड हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो उस केस में आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी said to him, she said to him, give me a glass of water, give me a glass of water। तो यहाँ पर give me a glass of water कि मुझे एक ग्लास पानी दे दो, ये कोई किसी से रिक्वेस्ट ही करेगा, सिंपल सी बात है। ऑर्डर तो देगा नहीं। ऑर्डर कौन देगा? अगर वो मालिक है तो, और सामने वाला नौकर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई पानी मांगता है तो ऑब्वियसली पोलाइटली मांगता है, तो इट मे बी ए रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसको हम रिक्वेस्ट कंसीडर कर सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर ये एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर के केस में भी, रिक्वेस्ट के केस में भी आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ कि ये एक रिक्वेस्ट है, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर कि मुझे एक ग्लास पानी का दे दो। अब ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है वर्ब से। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। गिव क्या है? एक वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। गिव, गेव, गिवन, ठीक है, बहुत कॉमन सी वर्ब है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो सीधा वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना है इनको चेंज करने के लिए, सबसे पहले तो शी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर जो ये सैड टू है इसको आपको उसी टोन में चेंज करना है जिस टोन में आपका सेंटेंस है। यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट है तो सैड टू को किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो आप ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हो। क्लियर? अभी मैं रिक्वेस्ट मान के चल रही हूँ तो मैं रिक्वेस्टेड में चेंज कर रही हूँ। उसके बाद क्या आ जाएगा? हिम। तो सैड टू को किस में चेंज कर दिया हमने? रिक्वेस्टेड में। अब यहाँ पर जो कंजक्शन लगती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वो टू लगती है। टू इट्स नॉट अ कंजक्शन, ठीक है। टू जो है वो एक कंजक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें टू लगाना है कोटेशन को हटाकर। क्लियर? यहाँ पर हमें दैट, इफ, इन सब की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आप जो है कॉमास को हटाने के लिए किसका यूज करोगे? टू का यूज करोगे। क्लियर? उसके बाद गिव आपका एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है। टू के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो गिव आपकी फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद मी आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये है आपका सब्जेक्ट। जो कहने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो सुनने वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यह कौन कह रहा है? शी कह रही है, तो शी क्या है? आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो गिव मी, शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? गिव हर। गिव शी थोड़ी ना होगा, शी क्या है? सब्जेक्टिव केस है। क्लियर? वर्ब के बाद जो आता है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, जब भी आपका सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है, ठीक है। जो वर्ब होती है उससे पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको गिव से पहले लगाना होता तो आप शी लगाते, गिव के बाद लगाओगे तो शी का ऑब्जेक्ट वाला केस लगाओगे हर। क्लियर? समझ आ गया? इसी तरीके से अगर आई होता तो गिव से पहले अगर आई है तो गिव के बाद मी, माय, माइन, इस तरीके से होगा। क्लियर? आई नहीं आएगा गिव के बाद, क्योंकि आई सब्जेक्ट वाला केस है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, सब्जेक्ट वाले केस, और ऑब्जेक्ट वाले केस वर्ब के बाद आते हैं। याद रहे ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर
मैंने हर क्यों लगाया, क्योंकि मुझे वर्ब के बाद लगाना था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। शी सब्जेक्ट वाला केस है, ना कि ऑब्जेक्ट वाला। क्लियर? शी का ऑब्जेक्ट वाला केस होता है हर, तो यहाँ पर क्या आ गया, हर आ गया। ठीक है, उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर एज इट इज, सिंपल। तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। the teacher said to students, sit down, क्लियर? तो कैसे चेंज करेंगे? द टीचर, अब यहाँ पर टीचर बच्चों को क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है, बोलो मत, तो इंस्ट्रक्शन होंगी वो। तो यहाँ पर सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे, इंस्ट्रक्टेड में। द टीचर इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स, क्या करने के लिए, इसको हटाकर क्या लगाएंगे, टू सिट डाउन। क्लियर? अब ये सिट डाउन, यहाँ कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सीधा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हिडन ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है। तो यहाँ पर सिट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में कोमा को हटाकर आपको टू लगाना है, और आगे जो सैड टू है उसको अकॉर्डिंगली से जो भी सेंस हो उसी में चेंज कर देना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, जहाँ पर कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, विश, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे आई सैड टू माई ब्रदर डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। अब यहां बताओ ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, क्या है? रिक्वेस्ट हो सकती है कि प्लीज चुप कर जा, शोर मत मचा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हो। क्लियर? लेकिन अगर आपको किसी को मना करना है तो उसके लिए एक वर्ड होता है फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म होती है फॉरबिड। आई फॉरबिड माई ब्रदर, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। क्लियर? तो फॉरबिड का मतलब मना करना। तो यहाँ पर नोट जो है वो इसी के अंदर समा गया। क्लियर? तो ये वाले नोट की हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा लगाने की। क्लियर? तो फॉरबिड का मतलब मना किया, क्या करने से, टू के बाद आ गया आपकी वर्ब मेक अ नॉइस। क्लियर? आई फॉरबिड माई ब्रदर टू मेक अ नॉइस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। क्लियर? ऐसे ही अगर ये हो आई या शी सैड टू मी ओपन द डोर। क्लियर? अब देखो, मान लो आपको सेंस नहीं पता चल रही, सिंपल ना तो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है ना ऑर्डर कह रहा है, सिंपली कह रहा है। ठीक है, तो आप इस सैड टू को आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन अंदर कौन सा सेंटेंस है आपका, इंपैरेटिव, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से। तो यहाँ पर आप सिंपली सैड टू को आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ आस्क का मतलब पूछना नहीं है, कहना है। क्लियर? ठीक है, तो आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा क्या, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। क्लियर? ठीक है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस था तो हमने इसको हटाकर टू लगा दिया, टू के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ओपन द डोर। क्लियर? तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इतना कोई खास इशू नहीं रहता। इंपैरेटिव सेंटेंस में सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन होती है, यू को होती हैं। ठीक है,
तो सैड टू को जैसी सेंस हो उसी हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। तो ये थे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कैसे जो है आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो। आई होप आपको जो है नरेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई भी जो है इशू है, एक और बात, अगर यहाँ पर ये होता डोंट ओपन द डोर, फिर आप क्या करते? डोंट ओपन द डोर, कि मैंने अपने शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट ओपन द डोर, कि दरवाज़ा मत खोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट कहाँ लगाते हैं? यहाँ तो आपने फॉरबिड तो लगाया नहीं कि नोट उसी के अंदर समा गया, आपने आस्क्ड लगाया। ठीक है, फिर तो नोट लगाना पड़ेगा। अगर आपने फॉरबिड लगा दिया फिर तो नोट उसी के अंदर समा गया, लेकिन अगर आपने सिंपली आस्क्ड लगाया है तो नोट कहाँ लगाना है? नोट इज टू से पहले लगाना है। क्लियर? ये डू तो हट जाएगा फिर। ठीक है, डू नहीं आएगा कहीं पे भी। कभी आप जो है इनडायरेक्ट में डू लगाओ तो इनडायरेक्ट में डू नहीं आएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हट जाएगी आपकी। नोट आपका टू से पहले आएगा हमेशा, नोट टू, उसके बाद आपका वर्ब से स्टार्ट होगा, नॉट टू ओपन द डोर। क्लियर? तो शी आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आशा है कि आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मुझे जितना जो है मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, आई डिड इट। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है देन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू इन नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।